हेलो एवरीवन, आप सबका दी रेडियोलॉजी रूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम रेडियोग्राफर एस्पायरेंट्स और डीआरटी बीआरटी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए है ये चैनल है, स्पेशली फॉर द रेडियोग्राफर एस्पायरेंट्स। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होता है? ब्लड वेसल्स की जो स्टडी होती है, इमेजेस लेना जो होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करने के बाद, उससे हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। और सेरेब्रल वर्ड जो है, सेरेब्रल जो शब्द है वो हमारे ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्रेन की जो वेसल्स होती है उनकी जो स्टडी होती है, उनकी वेसल्स की जो स्टडी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी बोलते हैं। सेरेब्रल एंजियोग्राफी जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीआरटी और बीआरटी दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसके अंदर इसको 16 नंबर में या फिर शॉर्ट नोट भी 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में। और इसके जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी है ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पेपर जो होता है बीआरटी और डीआरटी में, और भी अदर जो डिफरेंट रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एमसीसीआरई का रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, अभी केजीएमयू की वैकेंसी निकली हुई है, आरआरबी की निकली हुई है, बिहार के अंदर अभी रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है, उन सब में भी इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस का। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी होता क्या है। सेरेब्रल एंजियोग्राफी इज अ मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर यूज टू विजुअलाइज द ब्लड वेसल्स। सेरेब्रल एंजियोग्राफी एक मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर है जिसको यूज़ किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए ब्लड वेसल्स को ऑफ दी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको विजुअलाइज करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ कॉन्ट्रास्ट डाई इनटू दी सेरेब्रल आर्टरीज। जो ब्रेन की जो वेसल्स होती है सेरेब्रल आर्टरीज, उनके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है यूजुअली थ्रू फिमोरल और रेडियल आर्टरी। यूजुअली या तो फिमोरल या फिर रेडियल आर्टरी के थ्रू, फॉलोड बाय एक्सरे, और उसके बाद एक्सरे और एक्सरे सीटी हमारे इमेजिंग प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। यूजुअली फ्लोरोस्कोपी को परफॉर्म किया जाता है टू असेस दी ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए, एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, लाइक एन्यूरिज्म, स्टीनोसिस, आर्ट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशंस। और अगर हमें कोई ट्रीटमेंट करना है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए भी सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है, लाइक परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, एंजियोप्लास्टी को परफॉर्म करने के लिए भी इनको हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। एंड गाइड ट्रीटमेंट प्लानिंग, और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, जैसे कि दिस इज़ द ग्रोइन एरिया। यहाँ पे ये जो है ये फिमोरल आर्टरी है जो कि ऊपर जाके कॉमन इलियक आर्टरी बनाती है, और फिर राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी मिलके अयोटा बनाते हैं। अयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके अयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। तो ये अयोटा है जो कि डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज में। देन ये फिमोरल आर्टरी बनाती है, और फिर ये जो फिमोरल आर्टरी है इट बिकम्स दी पॉप्लिटियल आर्टरी बिलो दी नी के बाद ये पॉप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से जो है कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फिमोरल आर्टरी से, अगर हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। देन जो है कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एंड अप टू दी जो ब्रेन की वेसल्स है वहाँ तक इस कैथेटर को प्लेस किया जाएगा गाइड वायर के थ्रू। मैंने कैथेटर और गाइड वायर के ऊपर डिटेल वीडियोज़ बना रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो कैथेटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा ब्रेन की वेसल्स में। देन कैथेटर को प्लेस करने के बाद इस जो कैथेटर है इसके थ्रू कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाएगा, और फिर यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं ब्रेन की वेसल्स को। इसी प्रोसीजर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम रेडियल आर्टरी के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे, देन यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है वहाँ पे कैथेटराइजेशन करके थ्रू यहाँ पे ब्रेन की वेसल्स तक कैथेटर को प्लेस किया जाएगा, एंड उसके थ्रू फिर कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
कैथेटर एंजियोग्राफी सेरेब्रल एंजियोग्राफी को डिटेल में पढ़ने से पहले हम जो ब्रेन की और जो नेक की वेसल्स होती है उनके बारे में एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती है, ताकि जब हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को पढ़ेंगे तो हमें बहुत इजीली चीज़ें समझ में आएगी। जो हमारे पास इमेज आएगी, हमारे पास जो रेडियोग्राफ आएगा, उसको परफॉर्म करने के बाद, सेरेब्रल एंजियोग्राफी को पढ़ने के बाद उसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, अगर हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पता है, ब्रेन की और नेक की। जो ब्रेन होता है और जो नेक होती है उसको मेनली जो वेसल्स सप्लाई करती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड द नेक। द ब्रेन एंड द नेक रिसीव ब्लड प्राइमरीली थ्रू द कैरोटिड एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। जो ब्रेन है और जो हमारी नेक है, हमारा जो ब्रेन है और जो नेक है उसके अंदर मेनली कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज से सप्लाई होता है। कैरोटिड आर्टरीज के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी वेसल्स की बात कर रहे हैं। ये है हमारी अयोटा, जो कि स्टार्ट होती है, ये जो हार्ट है इसके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो निकलती है वो निकलती है हमारी अयोटा। देन जो अयोटा है वो असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग अयोटा में डिवाइड होती है। तो जो आर्च ऑफ अयोटा होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एंड उन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट होता है सब क्लेवियन आर्टरी। जो सब क्लेवियन आर्टरी होती है उसके अंदर से जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारी कॉमन वर्टिब्रल आर्टरीज का, एंड जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड द राइट कॉमन कैरोटिड, उनका ओरिजिन भी ये आर्च ऑफ अयोटा से होता है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। कैरोटिड आर्टरी, जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये है हमारी आर्च ऑफ अयोटा। यहाँ से निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, और ये है ब्रेकियोसेफेलिक। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक है ये फर्दर डिवाइड होती है राइट सबक्लेवियन में एंड राइट कॉमन कैरोटिड। राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड में ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो डिवाइड होता है। एंड ये जो लेफ्ट और राइट हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं ये हमारी नेक को और ब्रेन को सप्लाई करती है, और फिर ये फर्दर जाके जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। तो इसी के बारे में, ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सब क्लेवियन है, ये वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो अराइज होती है सब क्लेवियन से। इसी के बारे में हम देखते हैं डिटेल में। Common carotid arteries. Common carotid artery bifurcates into internal carotid artery and the external carotid artery. जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो फिर सप्लाई करती है ब्रेन को, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वो सप्लाई करती है फेस को, स्काल्प को। स्काल्प जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर जो स्किन वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है ब्रेन के ऊपर, उसी को हम स्काल्प बोलते हैं। एंड द नेक, गर्दन वाले पार्ट को एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है। फिर फर्दर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो फर्दर डिवाइड होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी में, जो कि आइज़ को और ऑर्बिट जो है आई का उसको सप्लाई करती है। एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में डिवाइड करती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो कनेक्ट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से विद दी पोस्टीरियर सर्कुलेशन। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो इससे उस डायग्राम से आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार अभी हम इनके नाम वगैरह ये सब जान लेते हैं। Then internal carotid artery divide into the anterior cerebral artery which supplies frontal and the parietal lobes. हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, और एक और लोब होता है उन पार्ट्स, उनमें से जो फ्रंटल और जो पेराइटल लोब है उसको जो है वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। एंड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी MCA ये सप्लाई करती है लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो कि आइज और ऑर्बिट को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट्स द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विद द पोस्टीरियर सर्कुलेशन। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंटल और पैराइटल लोब्स को सप्लाई करती है। एंड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो लेटरल एस्पेक्ट जो होता है हमारे ब्रेन को उसको सप्लाई करती है। तो अभी एक मिनट मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ इसे। यह है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
ये जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यही जो इंटरनल कैरोटिड है यही 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक जो हमारी फेस आइज को और ऑर्बिट को सप्लाई करती है। ये जो इंटरनल कैरोटिड है ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ओके, अब हम देखते हैं वर्टिब्रल आर्टरीज के बारे में। वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज फ्रॉम दी सब क्लेवियन आर्टरीज। जो आर्च ऑफ अयोर्टा होता है उसके जो सब क्लेवियन वाला जो पार्ट होता है उससे जो है सब वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज होती है। एंड दी वर्टिब्रल आर्टरीज मर्ज टू फॉर्म दी बेसिलर आर्टरी। इस तरीके से लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो अराइज होती है। एंड ये जो दोनों है ये कंबाइन करके बना लेती है बेसिलर आर्टरी। द बेसिलर आर्टरी गिव्स ऑफ ब्रांचेस इनटू द ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम। जो बेसिलर आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है एंड जो उसकी जो ब्रांचेस है वो सप्लाई करती है ब्रेन स्टेम को एंड दी सेरेबेलम को। सेरेबेलम जिसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो सेरेबेलम होता है। और ब्रेन स्टेम के अंदर क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। These 3 parts of the brain consist of the brain stem. Then further जो ये बेसिलर आर्टरी है ये इवेंचुअली स्प्लिटिंग इनटू, फिर ये जो बेसिलर आर्टरी है फर्दर किस में स्प्लिट करती है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज आई लेफ्ट एंड राइट, ये इन्होंने कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी बनाई और फिर ये लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये राइट पीसी है, ये लेफ्ट पीसी है, ये दोनों लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज एंड दिस इज दी बेसिलर आर्टरी। और जो इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है हमारी वो फर्दर डिवाइड होती है और फिर ये जो दोनों मिलके हैं सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। The basilar artery divides into the posterior cerebral artery supplying the occipital lobe and the part of the temporal lobe. जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो सप्लाई करती है ओसिपिटल लोब को एंड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब्स। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। तो जो ओसिपिटल और टेम्पोरल लोब है उसको कौन सप्लाई करती है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज द सर्कल ऑफ द विलिस। जो वाइटल एनास्टोमोसिस होता है बिटवीन द कैरोटिड एंड द वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम, वो क्या बनाता है? हमारा सर्कल ऑफ विलिस बनाता है। और सर्कल ऑफ विलिस के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज आती है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज एंड द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। इसको हम नीचे डायग्राम से समझेंगे। ये है हमारा सर्कल ऑफ विलिस। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, इन दोनों ने कंबाइन करके बनाया बेसिलर आर्टरी। ये जो बेसिलर आर्टरी है फर्दर डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में हो गई राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अभी हमने देखा कि जो कैरोटिड आर्टरीज होती है वो भी फर्दर डिवाइड होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो डिवाइड होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी में। ये जो इंटरनल कैरोटिड है ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी में एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ये जो इंटरनल कैरोटिड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो दिस इज द राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फ्रॉम द राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है लेफ्ट और राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को वो होती है हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये जो पूरा सिस्टम है वर्टिब्रल आर्टरीज का एंड दी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के डिविजन्स का, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा सर्कल ऑफ विलिस। ये वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी, देन दिस बेसिलर आर्टरी डिवाइड इनटू द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट एंड द राइट, and this posterior cerebral arteries are connected to the
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थ्रू दिस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से कनेक्टेड होती है थ्रू दी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड दिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज ऑल्सो डिवाइडिंग इनटू द मिड सेरेब्रल आर्टरी एंड द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये जो पूरा सिस्टम है ये सब मिलकर बनाते हैं सर्कल ऑफ विलिस। अब सर्कल ऑफ विलिस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेसल्स आ रही हैं। सर्कल ऑफ विलिस में आ रही है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इसी को हम सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। इसके अंदर आ रही है वेसल्स हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, दिस इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, anterior cerebral arteries, anterior communicating arteries, so this all forms the सर्कल ऑफ विलिस। और ये जो सर्कल ऑफ विलिस है मेनली सेरेब्रल आर्टरी में हम सर्कल ऑफ विलिस की स्टडी करते हैं और ब्रेन जो बाकी की जो वेसल्स हैं इन सब की हम स्टडी करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द BRT एग्जाम्स ऑफ द 2024 मेन एग्जामिनेशन। दिस शॉर्ट नोट वाज आस्क्ड ऑन द सेरेब्रल एंजियोग्राफी। चलो अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन मिलकर बनाता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये सब मिलकर बनाती है क्या इन सर्कल ऑफ विलिस। अब हम देखते हैं वीनस ड्रेनेज की, जो ब्रेन से जो ब्लड है वो किस तरीके से ड्रेन किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ब्लड फ्रॉम द ब्रेन ड्रेन्स इनटू द वीनस साइनसेस एंड देन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। जो ब्रेन से जो ब्लड ड्रेन होता है वो वीनस साइनसेस से ड्रेन होता है एंड देन जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है उसके थ्रू उसको ड्रेन किया जाता है IJV। ड्यूरल वीनस साइनसेस के अंदर कौन कौन सी वेसल्स आती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेजाइटल साइनसेस, स्ट्रेट साइनस, ट्रांसवर्स साइनस एंड सिग्मोइड साइनस। मेनली द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द आर्टरीज, नॉट ऑन दिस vein part, so this is not that important. The most important part is about the carotid arteries, vertebral arteries and the circle of Willis. इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है वो कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम दी ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है उससे जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो ब्लड को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है और फिर ज्वाइन करती है किसको, सब क्लेवियन वेन को ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीनस सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एनाटमी देखी वेसल्स की, हमने डेफिनेशन देखी कि सेरेब्रल एंजियोग्राफी क्या होता है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बारे में हमने देखा कि क्या होता है इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने आर्टेरियल सप्लाई देखा, कैरोटिड सप्लाई, वर्टिब्रल, सर्कल ऑफ विनिस, देन हमने वीनस ड्रेनेज देखा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बारे में, अब हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ सेरेब्रल एंजियोग्राफी कि किस किस कंडीशंस में सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। Cerebral angiography is performed to diagnose and evaluate various cerebrovascular conditions. Cerebral angiography जो है diagnose करने के लिए और evaluate करने के लिए cerebral vascular conditions को perform किया जाता है। Main indications कौन कौन से हैं, एन्यूरिज्म सबसे पहला है। एन्यूरिज्म क्या होता है, जब किसी भी ब्लड वेसल्स का किसी भी पॉइंट पे अगर वेसल वीक हो जाती है ये किसी भी पॉइंट पे, तो जो वेसल है वो वीक होने की वजह से बल्ज आउट हो जाती है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, डायमीटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए वेसल्स की, तो जो ये जो एन्यूरिज्म है ये फट भी जाता है, इसमें से ब्लड लीक हो जाता है, हेमरेज हो जाता है और जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। जैसे कि हम आयोटा की जो नॉर्मल जो डायमीटर होती है ऊपर से पोस्टीरियर पार्ट से जहाँ से वो अराइज होती है एंड देन फिर वो रिड्यूस होती जाती है, तो उसकी मैक्सिमम जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड अप टू दी एंड इट शुड बी 1 सेंटीमीटर। बट अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। सो एन्यूरिज्म डिटेक्ट एंड असेस द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द सेरेब्रल एन्यूरिज्म। उसके बाद है AVM, आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशंस, आइडेंटिफाइज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स। नॉर्मली क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड करती है एंड फॉर्म करती है कैपिलरीज एंड देन कैपिलरीज जो होती है वो डिवाइड करती है वीन्स के अंदर। बट आर्टरियोवीनस मालफॉर्मेशंस में ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जो आर्टरीज और जो वीन्स होती है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इस कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी को, जो कि डिटेक्ट करता है, हेल्प करने में कि कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है कहीं पे, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक जमा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो ऑक्लूड तो नहीं हो रखा, स्टेनोसिस तो नहीं हो रखा।
कि जो वेसल्स है उसके अंदर नैरोइंग तो नहीं हो गई, ये जो ब्लड वेसल्स में नैरोइंग हो जाती है इसी को हम स्टेनोसिस बोलते हैं, और जो रुकावट आ जाती है ब्लड के फ्लो में उसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है कि अगर जो ब्रेन की जो टिश्यू है उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाए तो ब्रेन की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, इसी कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। और किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं? सेरेब्रल ट्यूमर्स के केस में। इवेल्युएट ब्लड सप्लाई फॉर टू ट्यूमर्स फॉर प्री सर्जिकल प्लानिंग। कैरोटिड एंड वर्टिब्रल आर्टरी डिजीज के केस में परफॉर्म किया जाता है फॉर असेसिंग द नैरोइंग और ऑक्लूजन इन द मेजर आर्टरीज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज डिटरमाइंस द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन। ट्रोमा के केसेस में हम परफॉर्म करते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी को, ट्रोमा के केसेस में, जो कि डिटेक्ट करता है वेस्कुलर इंजरीज आफ्टर हेड ट्रोमा। असेसमेंट बिफोर न्यूरोसर्जरी। न्यूरोसर्जरी करने से पहले असेसमेंट के लिए भी सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। हेल्प्स इन सर्जिकल प्लानिंग फॉर वेस्कुलर लीजन्स। मॉनिटरिंग पोस्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद मॉनिटर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कि जो हमने ट्रीटमेंट किया है, स्टेंट को जो हमने प्लेस किया है वो जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ। एम्बोलाइजेशन को विजुलाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम परफॉर्म करते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी को। एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एम्बोलिक एजेंट्स होते हैं उनको एम्बोलिक एजेंट्स जो होते हैं उनको प्लेस किया जाता है ताकि जो जैसे कि एन्यूरिज्म है तो यहाँ पे एम्बोलिक एजेंट्स को प्लेस कर दिया जाएगा। एम्बोलिक एजेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, लाइक कॉइल्स के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में, अलग अलग टाइप से होते हैं। एम्बोलाइजेशन के ऊपर भी मैं एक डिटेल लेक्चर्स लेके आऊँगी। सो ऑल दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द सेरेब्रल एंजियोग्राफी। अब हम देखते हैं कि किस किस कंडीशन में वी कैन नॉट परफॉर्म दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते। सेरेब्रल एंजियोग्राफी जनरली सेफ बट हैज सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंक्लूडिंग एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से किसी को एलर्जी है तो फिर उस केस में हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करेंगे। सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। अगर आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट से एलर्जी है, सीवियर एलर्जी है, तो उस केस में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। रीनल इम्पेयरमेंट। पेशेंट्स विद किडनी डिजीज़। ऐसे पेशेंट जिनको किडनी के डिजीज़ है उनमें भी डिफ़िकल्टी होती है कॉन्ट्रास्ट डाई को क्लियर करने में। दैट्स वाई इन दैट पेशेंट्स ऑल्सो वी विल नॉट परफॉर्म दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी। उनमें भी हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर सीवियर कोआगुलोपैथी या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो उस केसेस में भी हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करते, लाइक इन हीमोफीलिया। इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द कैथेटर इंसर्शन साइट। अगर ब्लीडिंग की डिसऑर्डर्स होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उसकी कैथेटर इंसर्शन साइट पे वो जो इसकी रिस्क होती है ब्लीडिंग की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई वी विल नॉट परफॉर्म ब्लीडिंग सेरेब्रल एंजियोग्राफी इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर किसी के अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, बीपी बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में भी हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, बिकॉज इससे क्या हो सकता है कि वेसल जो है वो रप्चर हो सकती है, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। प्रेगनेंसी के केसेस में भी हम परफॉर्म नहीं करते बिकॉज फीटस जो है उसको रेडिएशन एक्सपोजर लग सकता है। देन अगर किसी पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है, इन दैट केसेस वी ऑल्सो नॉट परफॉर्म दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सीवियर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ के केस में भी इसको परफॉर्म नहीं किया जाता बिकॉज इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर और अनस्टेबल एंजाइना। अगर पेशेंट जो है वो कॉपरेट नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी टू कॉपरेट, पेशेंट्स विद ए अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में रिक्वायर सेडेशन, इंक्रीजिंग प्रोसीजरल रिस्क। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जिसके अंदर हम जो है वो सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करते। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं, कितना अमाउंट में कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए। फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर कॉमनली यूज्ड। दीज आर वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं, लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी क्योंकि इनके अंदर कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक Na+, मैग्लूमिन आयंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सो वी कैन नॉट यूज़ दी हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सो नॉन आयोनिक और लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं।
which help in reducing adverse reaction and ensuring better patient tolerance. लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जो पेशेंट की जो एडवर्स रिएक्शन जो है उसकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मेनली यूज़ किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, आयोहेक्सोल, आयोपेमिडोल का यूज़ कर सकते हैं, आयोप्रोमाइड का हम यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही क्या है, लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ये तीनों नॉन आयोनिक मोनोमर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की कैटेगरी में आते हैं, तो इन तीनों को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आयोहेक्सोल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कितना अमाउंट में हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करना है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग, जैसे कि कौन सी वेसल की के बारे में, कौन सी वेसल की हमें इमेजिंग करनी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कौन से स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को हम यूज़ करेंगे। जनरली जो डोज होती है वो 5 to 10 ml पर इंजेक्शन, मतलब हर एक इंजेक्शन में लगभग 5 से 10 ml हम डोज देते हैं मेजर आर्टरीज में, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज। फॉर अ फुल सेरेब्रल एंजियोग्राफी, अगर हम पूरी सेरेब्रल एंजियोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं सारी वेसल्स को देखने के लिए, तो लगभग 80 से 150 ml जो है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाता है। नॉन आयोनिक लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रीफर किया जाता है, बिकॉज इससे न्यूरोटॉक्सिसिटी और एडवर्स रिएक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कॉमन कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम कितना यूज़ करते हैं अलग अलग वेसल्स के लिए, जैसे कि अगर हम कॉमन कैरोटिड वेसल्स की स्टडी करनी है तो लगभग 10 ml कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देते हैं हम 1 से 2 सेकंड के अंदर। अगर इंटरनल कैरोटिड की स्टडी करनी है तो 7 ml कॉन्ट्रास्ट देंगे 1.5 सेकंड के अंदर। अगर हमें वर्टिब्रल आर्टरीज की स्टडी करनी है तो 7 ml कॉन्ट्रास्ट देते हैं 1.5 सेकंड के अंदर, बट दिस वॉल्यूम कैन बी डाइल्यूटेड बाई 2 ml ऑफ द सैलाइन टू ओपेसिफाई द कॉन्ट्रालैटरल वर्टिब्रल ऑन दी सेम इंजेक्शन। तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हम यूज़ करते हैं जनरली 80 से 150 ml पूरी सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए, और ये अलग अलग वॉल्यूम है अलग अलग वेसल्स के लिए। अब हम कौन कौन से इक्विपमेंट का, कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी के दौरान वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी मशीन रिक्वायर्ड होती है, गॉज, निडल, कैथेटर, गाइड वायर, sedation, analgesics, all these are the common requirements जो कि प्रेजेंट होनी ही चाहिए। और किसी भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करके जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सेरेब्रल एंजियोग्राफी हो, कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, आईवीपी हो, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कॉन्ट्रास्ट रिएक्शंस हो सकती है उनकी मेडिसिन जो है वो हमारे पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आए तो हम उन मेडिकेशंस का उस दौरान इस्तेमाल कर सकें। तो कौन कौन से इक्विपमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सेरेब्रल एंजियोग्राफी रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू इंश्योर प्रिसाइज इमेजिंग करने के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से इसेंशियल इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में देखते हैं। एंजियोग्राफी सूट, a fluoroscopy equipment room with a digital subtraction angiography system for the real time imaging। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए एक फ्लोरोस्कोपी रूम होना चाहिए हमारे पास। एक्सरे जनरेटर सियाम सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। सियाम सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ये मशीन होती है जिसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब और ये जो डिटेक्टर होता है ये सी की शेप में होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सियाम सिस्टम। प्रोवाइड कंटिन्यूस इमेजिंग विद हाई रिजोल्यूशन कैपेबिलिटीज़। कैथेटर्स एंड गाइड वायर्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। वेरियस टाइप्स के कैथेटर जैसे कि जटकिंस जो होता है मेनली कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। सिमन्स, हेड हंटर जो है वो मेनली हमारे सेरेब्रल एंजियोग्राफी में यूज़ किया जाता है। सिमन्स को हम सेलेक्टिव एंजियोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्प्स टू, जो गाइड वायर होते हैं वो हेल्प करते हैं नेविगेट करने में थ्रू दी ब्लड वेसल्स। पहले हम गाइड वायर को प्लेस करते हैं जहाँ पे हमें जिस वेसल की हमें स्टडी करनी है वहाँ तक हम गाइड वायर को प्लेस करेंगे, एंड देन थ्रू द गाइड वायर हम सेरेब्रल कैथेटर्स को प्लेस करते हैं। तो गाइड वायर का फंक्शन क्या होता है, नेविगेट करने में हेल्प करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स फॉर प्लेसिंग द कैथेटर्स। कैथेटर्स जो मेनली यूज़ होते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए वो कौन कौन से हैं। सिमन्स कैथेटर, सिम 1, सिम 2, सिम 3,
जो कि कॉमनली यूज भी होता है, सेलेक्टिव कैथेटराइजेशन ऑफ द कैरोटिड एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। इसी को हम सेलेक्टिव एंजियोग्राफी, एब्डोमिनल एंजियोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हेड एंटर कैथेटर H1 H2 कैथेटर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं सेरेब्रल वैस्कुलेचर के लिए। बेरेंस्टीन कैथेटर भी होता है हमारे पास, फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि कॉमनली यूज फॉर न्यूरो एंजियोग्राफी। न्यूटन कैथेटर होता है, वर्टिब्रल कैथेटर होता है, बट मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो ये दोनों कैथेटर्स होते हैं। इनकी हम इमेज देख लेते हैं। ये हैं हमारे सारे के सारे सिमन्स कैथेटर, और अलग अलग वेसल्स की टॉर्ट्यूसिटी, वेसल की टॉर्ट्यूसिटी कितनी है उसके बेसिस पे अलग अलग कैथेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये चारों हमारे सिमन्स कैथेटर हैं, सिम 1, सिम 2, सिम 3, सिम 4। दिस इज दी वर्टिब्रल कैथेटर। इसी को बैरेस्टिन, ये भी बैरेस्टिन कैथेटर भी ऐसा ही होता है। ये हमारा जेबी कैथेटर एंड दिस इज द मनी कैथेटर। ऑल दीज कैथेटर आर यूज्ड फॉर दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। पावर इंजेक्टर इंश्योर्स कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट डिलीवरी। जो पावर इंजेक्टर होता है वो इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रास्ट डिलीवरी है वो एक्यूरेट हो, कंट्रोल हो, जितनी हमें देनी उतनी हो, तो पावर इंजेक्टर का हम यूज़ करते हैं। फ्लोरोस्कोपिक टेबल होनी चाहिए पेशेंट की पोजीशनिंग के लिए। मोटराइज टेबल होनी चाहिए ताकि हम टेबल को अप डाउन किसी भी पोजीशन में हम टेबल को मूव कर सकें। मॉनिटर एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। जो रियल टाइम इमेजेस हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, उनको शो करने के लिए हमारे पास मॉनिटर और प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो पोस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए ताकि बेटर विजुअलाइजेशन के लिए जो इमेजेस हैं उनको हम पोस्ट प्रोसेस कर सकें। हमारे पास स्टेराइल ट्रे होनी चाहिए। उस ट्रे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सिरिंजेस होनी चाहिए, निडल्स होनी चाहिए, हीमोस्टैटिक डिवाइसेस होनी चाहिए और लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि लिडोकेन। अलग अलग एनेस्थीसिया जो होता है, एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक लोकल, रीजनल, जनरल। अगर आपको एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एनेस्थीसिया के ऊपर, उसको आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास होना चाहिए। वाइटल साइन मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, डिफरेंट वाइटल साइंस जैसे कि बीपी, टेम्परेचर, प्रेशर, बीपी, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। लैड अप्रॉन्स और रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर डिवाइसेस हमारे पास होनी चाहिए ताकि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और जो असिस्टिंग स्टाफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको स्कैटर रेडिएशन ना लगे। हीमोस्टैटिक डिवाइसेस होनी चाहिए लाइक दी क्लोजर डिवाइसेस यूज्ड फॉर आर्टेरियल पंक्चर साइट क्लोजर आफ्टर कैथेटर रिमूवल। हीमोस्टैटिक डिवाइसेस होते हैं जब हम कैथेटर को प्लेस करने के लिए जब हम पंक्चर करते हैं तो उस पंक्चर साइट को क्लोज करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं हमारे हीमोस्टैटिक डिवाइसेस। ये जो टूल्स हैं वो स्मूथ, सेफ और इफेक्टिव सेरेब्रल एंजियोग्राफी प्रोसीजर को क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। तो ये जो है मोटे मोटे हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये हो गई हमारी डेफिनेशन, एनाटमी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इक्विपमेंट्स की बात। अब हम देखते हैं कि हम प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करते हैं, और प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हम पेशेंट को क्या क्या गाइड करते हैं कि उसे क्या क्या चीज़ें उससे पहले प्रोसीजर परफॉर्म होने से पहले क्या क्या परफॉर्म करनी है। तो उससे पहले हम देखेंगे प्री प्रोसीजर की। प्रोसीजर से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। प्री प्रोसीजर क्या होता है? Before performing a cerebral angiography, severe pre-procedural equipment must be met to ensure patient safety and optimal imaging results. सेरेब्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने से पहले कुछ सेवरल हमारे प्री प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको हमें इंश्योर करना है ताकि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे प्रोसीजर के दौरान, और जो हमारे इमेजिंग रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे ऑप्टिमल है, जैसे हमें चाहिए वैसे हमें रिजल्ट्स मिले। तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है एंड पेशेंट से कंसेंट लेना है कि हम उसके प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम उसकी कि उसको पहले से कोई एलर्जीज तो नहीं है, स्पेशली आयोडीन से या फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, कोई किडनी फंक्शन रिलेटेड कोई उसको बीमारी तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग से डिसऑर्डर्स तो नहीं है जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह। मेडिकेशंस तो उसकी नहीं चल रही अलग अलग, जैसे कि कोई एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन ले रहा हो या डायबिटीज़ मेलाइटस की या किसी भी तरह की वो मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा हो पहले से, और उससे हम कंसेंट लिखवाएंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं प्रोसीजर के, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पेशेंट हिस्ट्री एंड कंसेंट।
उसके लेबोरेटरी टेस्ट हम करवाएंगे, चेक करेंगे कि उसका जो रीनल फंक्शन है, जो किडनी है उसकी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल लेवल, और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है वो होता है 6 से 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये जो वैल्यूज़ है ये नॉर्मल नहीं होती तो हम प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। कोआगुलेशन प्रोफाइल जैसे कि पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, ये भी जो है रिव्यू करने होते हैं रेडियोलॉजिस्ट को प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, ताकि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। फास्टिंग एंड हाइड्रेशन, पेशेंट को हमें बोलना है कि कम से कम 4 से 6 घंटे पहले वो कुछ भी ना खाए, ताकि नोज़िया जो है वो पेशेंट को फील ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एंड पेशेंट को हमें बोलना है कि हाइड्रेटेड रहे, पेशेंट को अच्छे से पानी वानी से हाइड्रेटेड रखना है। द पेशेंट शुड फास्ट फॉर एटलीस्ट 4 से 6 घंटे बिफोर द प्रोसीजर टू प्रिवेंट एस्पायरेशन इन केस sedation is needed. Adequate hydration may be encouraged before the procedure to protect renal function. मेडिकेशन एडजस्टमेंट, एंटीकोआगुलेंट जैसे कि वारफेरिन और हिपैरिन, इन सबको हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि इनको कंज्यूम करना वो स्टॉप कर दे 2-4 दिन पहले। पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन, जो कि पेशेंट मेटफॉर्मिन कंज्यूम करते हैं, मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए मेडिसिन होती है, उनको इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब कि इसको लेना बंद करना पड़ेगा 2-4 दिन पहले से, डिसकंटिन्यूड बिफोर द प्रोसीजर, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है उसको प्रिवेंट किया जा सके। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी क्या होता है, अक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसके अंदर जो सीरम कुछ टाइम के लिए जो किडनी का फंक्शन है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है स्टार्टिंग के 20 से 48 आवर्स में, बट ये जो है वो यूजुअली जो है वो रिवर्सिबल होती है, किडनी जो है वो वापस 7 to 10 डेज में नॉर्मल हो जाती है। सो देन प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, द पंक्चर साइट यूजुअली femoral और रेडियल आर्टरी शुड बी shaved एंड क्लीन, एंड IV line is placed for fluid administration. A mild sedative may be given if needed. इसके अंदर क्या है कि पेशेंट को शेव और क्लीन करने को बोलेंगे जो भी पंक्चर साइट है उसको, और IV लाइन, इंट्रावीनस लाइन को प्लेस किया जाएगा फ्लूइड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। माइल्ड सीडेटिव भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट्स के जो वाइटल साइंस है और जो बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमें करना होगा, जैसे कि वाइटल साइंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करेंगे। बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होती है वो नेसेसरी होती है पोस्ट प्रोसीजर कंपैरिजन के लिए, कि पहले न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट की कैसी थी प्रोसीजर करने से पहले, और प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इनको असेस करने के लिए बेसलाइन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, प्री मेडिकेशन विद एंटीहिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स में भी रिक्वायर्ड। एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी के लिए हमारे पास और सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इक्विपमेंट फॉर मैनेजिंग कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन सच एज एनाफाइलैक्सिस और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाते हैं तो उन कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। हमें दीज स्टेप हेल्प टू एंश्योर ए स्मूथ एंड सेफ सेरेब्रल एंजियोग्राफी। ये हो गई हमारी प्री प्रोसीजर की बात की, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है पेशेंट की। अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी का। पेशेंट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। पेशेंट को जो है हम बोलते हैं कि व्रत रखना है, 4 से 8 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है उसे। डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, इन सब के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को माइल्ड सेडेटिव भी हम दे सकते हैं, माइल्ड सेडेशन पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। पोजीशनिंग कैसे होती है और स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है। द पेशेंट जो है उसको एंजियोग्राफी टेबल जो है, फ्लोरोस्कोपी टेबल जो है उसके ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। फिर जो ग्रोइन एरिया होता है फीमोरल आर्टरी वाला, यूजुअली जो है कैथेटराइजेशन के लिए फीमोरल आर्टरी वाला, जो फीमोरल आर्टरी है उसका यूज़ किया जाता है। और बहुत ही अगर हम फीमोरल आर्टरी को नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर जो है वो रिस्ट की जो रेडियल आर्टरी होती है उसको कैथेटराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ स्टेरिलाइज्ड एंड ड्रैप्ड। कैथेटर इंसर्जन एंड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया, जो क्या फिर उसके बाद हमने फीमोरल आर्टरी या फिर लेस कॉमनली रेडियल आर्टरी को हमने
यूज़ किया निडल इंसर्शन के लिए। फिर उसके बाद कैथेटर इंसर्शन और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जाता है एक्सेस साइट पर। अगर फिमोरल साइट पर कर रहे हैं तो फिमोरल को हमें लोकल एनेस्थीसिया देना होगा सुन करने के लिए उस एरिया को। स्मॉल इंसिजन इज मेड एंड अ कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द आर्टरी। उसके बाद जो एरिया है जहाँ से हमको कैथेटर को प्लेस करना है वहाँ पे हम छोटा सा चीरा लगाएंगे, इंसिजन करेंगे और कैथेटर को इंसर्ट करेंगे आर्टरी के अंदर सेल्डिंगर टेक्निक का यूज़ करके। सेल्डिंगर टेक्निक को मैंने आपको एंजियोग्राफी वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सेल्डिंगर टेक्निक होता क्या है। कुछ नहीं होता, इसके अंदर इंसिजन करके नीडल को इंसर्ट किया जाता है। नीडल को इंसर्ट करने के बाद नीडल के थ्रू हम गाइड वायर को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहाँ तक हमें कॉन्ट्रास्ट को पहुँचाना है, ब्लड ब्रेन वेसल्स तक पहुँचाना है तो ब्रेन तक गाइड वायर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और गाइड वायर के ऊपर से हम कैथेटर को प्लेस करते हैं और फिर कैथेटर को प्लेस करने के बाद ये जो गाइड वायर है इसको रिमूव कर दिया जाता है। गाइड वायर को रिमूव करने के बाद कैथेटर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और यही जो पूरी प्रोसीजर की जो टेक्निक होती है इसको हम सेल्डिंगर टेक्निक बोलते हैं, जो कि सेल्डिंगर नाम के व्यक्ति ने दी थी। फिर जो है कैथेटर को एडवांस किया जाता है अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इनटू द मेजर आर्टरीज। गाइड वायर के थ्रू जो कैथेटर है उसको एडवांस किया जाता है, मूव किया जाता है आगे तक, जो भी मेजर आर्टरीज है जहाँ तक हमें कॉन्ट्रास्ट को सप्लाई करना है वहाँ तक, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर वर्टिब्रल आर्टरी। कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड थ्रू दी कैथेटर। कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो है वो इंजेक्ट किया जाता है कैथेटर के थ्रू टू एनहेंस दी विजिबिलिटी। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं जैसे कि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, इनका बहुत हाई एटॉमिक नंबर है। हाई एटॉमिक नंबर है तो इनके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जेड जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ज़्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो उतना ज़्यादा होगा, इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड थ्रू द कैथेटर विजिबली, ताकि जो सेरेब्रल जो वेसल्स है, कैरोटिड आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरीज, सर्कल ऑफ विलिस, उनकी विजिबिलिटी जो है उनको एनहेंस किया जा सके। और ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, कॉन्ट्रास्ट डाल देने के बाद और जब कॉन्ट्रास्ट उसके अंदर पूरा फैल जाता है उसके बाद इमेज ली जाती है, इमेज का एक्विजिशन किया जाता है। एक्सरेज जैसे कि डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो है मल्टीपल प्रोजेक्शंस में ली जाती है ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए। अलग अलग प्रोजेक्शंस हम लेते हैं, अभी देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रोजेक्शंस लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ आर्टेरियल फिलिंग, सर्कुलेशन, वीनस ड्रेनेज। अब हम कौन कौन से प्रोजेक्शंस लेते हैं एज रिक्वायर्ड, जिस तरीके से हमें रिक्वायर्ड है उस तरीके से हम प्रोजेक्शंस को लेंगे। बट बेसिकली 20 डिग्री एंटीरियर पोस्टीरियर, टाउन्स व्यू, लेटरल व्यू, ओसिपिटोमेंटल व्यू, ऑब्लिक व्यूज जो हैं इनको कॉमनली लिया जाता है एज अ प्रोजेक्शंस। बेसिकली इनको लिया जाता है। अगर और रिक्वायर्ड है तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दूसरे जो प्रोजेक्शंस हैं उनको भी ले सकते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्शंस आर स्पेशली नीडेड फॉर एन्यूरिज्म स्टडीज़। जो मल्टीपल प्रोजेक्शंस है वो एन्यूरिज्म की स्टडीज़ के लिए मेनली हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो लूप्स है उनको हम देख सकें। हाउएवर विद 3 डायमेंशनल रोटेशन एंजियोग्राफी, जो 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी होती है, contrast runs can now be cut down to a minimum and computer models of the aneurysm and vessels can analyzed instead। लेकिन अब हम 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी का यूज़ करके इजीली जो है वो कंप्यूटर मॉडल्स का यूज़ करके 3D में हम एन्यूरिज्म को और वेसल्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर हमने कर लिया। पहले हमने सेल्डिंगर टेक्निक से कैथेटर को प्लेस किया, फिर कैथेटर के थ्रू हमने कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस किया। कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने वेरियस प्रोजेक्शंस लिए थे लाइक 20 डिग्री एंटीरियर प्रोजेक्शन, टाउन्स व्यू, लेटरल व्यू, ओसिपिटोमेंटल व्यू, लेटरल प्रोजेक्शंस, डिफरेंट हमने प्रोजेक्शंस ले लिए। प्रोजेक्शंस मल्टीपल प्रोजेक्शंस लेने के बाद जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो जो कंडीशंस हैं उनको असेस करेगा कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। अगर कोई थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको भी जो है उसी टाइम पे परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को क्या क्या पोस्ट प्रोसीजर केयर रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या ध्यान रखना है पेशेंट को, क्या क्या केयर करनी है। कैथेटर जो है उसको केयरफुली रिमूव करेंगे
एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू दी पंक्चर साइट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए पंक्चर साइट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और केयरफुली कैथेटर जो है उसको रिमूव किया जाएगा। पेशेंट को मॉनिटर किया जाएगा कुछ घंटों के लिए ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो ना नहीं होंगे, पेशेंट नहीं हो रहे पेशेंट को, इनको एनालाइज करने के लिए, जैसे कि ब्लीडिंग, एलर्जी रिएक्शंस, स्ट्रोक सिम्टम्स। बेड रेस्ट फॉर फ्यू हावर्स इज रिकमेंडेड स्पेशली इफ femoral आर्टरी वाज यूज्ड। पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोला जाएगा कुछ घंटों के लिए। रिजल्ट्स एंड दी फॉलोअप, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एनालाइज करते इमेजेस को, रिपोर्ट बनाते हैं उसके ऊपर और फिर उसको रेफर करते हैं फिजिशियन को। फर्दर मैनेजमेंट जो है वो डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है, जैसे कि सर्जरी करनी है, स्टेंटिंग करनी है, मेडिकल थेरेपी परफॉर्म करनी है, कि क्या डायग्नोस होता है उसके बेसिस पे फर्दर जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करेगा। सेरेब्रल एंजियोग्राफी रिमेन्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेल्ड वैस्कुलर इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की डिटेल्ड वैस्कुलर इमेजिंग के लिए जो सीटी एंजियोग्राफी है वो बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग है। तो नॉन इन्वेसिव मेथड जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी, नॉन इन्वेसिव मेथड जैसे कि सीटी एंजियोग्राफी, एमआर एंजियोग्राफी भी वाइडली यूज़ किए जाते हैं, बट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है हमारा सेरेब्रल एंजियोग्राफी। अब जब हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। माइनर कॉम्प्लिकेशंस और मेजर कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करेंगे, माइनर कॉम्प्लिकेशंस की एंड मेजर कॉम्प्लिकेशंस की। पहले हम देखते हैं कि माइनर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। पेन एंड ब्रूसिंग हो सकती है पेशेंट को, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, ब्रूसिंग, हिमेटोमा हो सकता है एट द कैथेटर इंसर्शन साइट, यूजुअली द ग्रोइन एंड द रेस्ट। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है किसी किसी पेशेंट्स को, सम पेशेंट में है माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस टू आयोडीनेटेड बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडियम, जिससे कि खुजली हो सकती है, रैश हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है पेशेंट को, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो सकती है, टेम्पररी किडनी डिसफंक्शन स्पेशली इन पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज और डायबिटीज़। मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो सकता है। इफ अ क्लोट और एयर बबल्स एंटर्स द ब्लेड्स ब्रेन सर्कुलेशन इट कैन लीड टू अ स्ट्रोक और टेम्परेरी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि जो क्लॉट या फिर थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से ब्रेन की जो वेसल्स होती है, ब्रेन टिश्यू जो होता है उसको ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाती है, डेड होने लग जाती है। उसी कंडीशन को स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। आर्टरियल इंजरी और डिसेक्शन, जो आर्टरी की जो वॉल है वो डैमेज हो सकती है, आर्टरी की वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो सकती है। ब्लीडिंग और हिमेटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट डाई लीडिंग टू दी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, स्वेलिंग और एनाफाइलेक्टिक शॉक। सीजर आ सकते हैं पेशेंट को, बट रेयर बट कैन अकर ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट मीडियम। एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है, कोई एन्यूरिज्म प्रेजेंट है तो वो रप्चर हो सकता है, जैसे कि, बट ये जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और ब्लड वेसल जो है वो बहुत ही वीक हो। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। केयरफुल पेशेंट स्क्रीनिंग फॉर एलर्जीज, ध्यान से हमें पेशेंट की स्क्रीनिंग करनी है एलर्जीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए। पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है बिफोर दी प्रोसीजर एंड आफ्टर दी प्रोसीजर, ताकि किडनी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रॉपर टेक्निक का हमें यूज़ करना है ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, ताकि वेसल इंजरी ना हो। वेसल इंजरी की वजह से जो वेसल की जो वॉल होती है वो थ्रोम्बोजेनिक एजेंट्स होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं। ये जो थ्रोम्बोजेनिक एजेंट्स होते हैं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वेसल के अंदर जो है वो ऑक्लूजन हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोज मॉनिटरिंग पोस्ट प्रोसीजर टू डिटेक्ट एंड मैनेज कॉम्प्लिकेशन अर्ली। दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी, जिसके अंदर हमने सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बारे में देखा, क्या होता है इसकी डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है, प्री प्रोसीजरल टेक्निक क्या क्या होती हैं। हमने वेसल्स के बारे में देखा, कैरोटिड आर्टरी कहाँ से अराइज होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है, ये सब हमने देखा। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए। अब हम इमेज देखते हैं सेरेब्रल एंजियोग्राफी की। कुछ इस तरीके से हमें सेरेब्रल एंजियोग्राफी जो है उसकी इमेज देखने को मिलती है। ये क्या है, एक डीएसए इमेज है, डिजिटल सब्ट्रैक्टेड एंजियोग्राफी है। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि ये जो है ये है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है हमारी असेंडिंग
जो तीसरा वाला जो दिख रही है हमें, तीसरे वाले पॉइंट जो इंडिकेट कर रही है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। जो चौथे नंबर पे ये जो है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी। ये जो पांचवा वाला पॉइंट है, ये जो एरो इंडिकेट कर रही है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो ये सिक्स्थ वाली जो आर्टरी दिख रही है यहाँ हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। इसी तरीके से ये जो सेवंथ वाली है हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये जो एट्थ वाली है ये है हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, नाइन्थ वाली मैक्सिलरी आर्टरी, 10th वाली हमारी फेशियल आर्टरी जो कि फेस को सप्लाई करती है, 11th लिंगुअल जो कि टंग को सप्लाई करती है। जो ये 12th वाली है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, एंड जो 13 है वो हमारी सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। तो इस तरीके से हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से जो सेरेब्रल एंजियोग्राफी की जो DSA इमेज है वो हमें मिलती है। ये सर्कल ऑफ विलिस की इमेज, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये दोनों कंबाइन करके बना रही है हमारी बैसिलर आर्टरी। ये आप देख सकते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं हमारी, जो कि बैसिलर आर्टरी जब डिवाइड करती है तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है। इस तरीके से ये हमें फ्लोरोस्कोपी की जो इमेज है ये हमें देखने को मिलती है। ये हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर आप देख सकते हैं कि एन्यूरिज्म हो रखा है। एन्यूरिज्म ये वाली कंडीशन होती है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसके अंदर क्या हो रखा है, एन्यूरिज्म हो रखा है। इस तरीके से डिफरेंट डायग्नोसिस करने के लिए सेरेब्रल एंजियोग्राफी जो है उसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेरेब्रल एंजियोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का जो लाइक बटन है उसको दबाएं, और अगर आपके कोई सजेशंस है कि वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ों को एडिशन किया जा सकता है, कैसे और बेहतर बनाई जा सकती हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हमारे दी रेडियोलॉजी रूम। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो वीडियो को देख के आप नोट्स बना सकते हैं, और इसी को आप एज इट इज़ अपने एग्जाम में 16 मार्क्स के आंसर के लिए भी लिख के आ सकते हैं। और इसी से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी सेरेब्रल एंजियोग्राफी के MCQs के ऊपर, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो MCQs है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ इन ये जो थ्योरी वाली वीडियो, इससे आपकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉलेज के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, PUCs और जो मेन एग्जामिनेशन, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।